गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे कोशिका जीवन की इकाई। इसमें अपन ने कोशिका के प्रकार पढ़े थे। कोशिका के सामान्य संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और कोशिका सिद्धांत के बारे में अपन अध्ययन किया था। आज का अपना टॉपिक है कोशिका का समग्र अवलोकन। कोशिका का समग्र अवलोकन। तो सबसे पहले अपन ने बात की थी कोशिका के समग्र अवलोकन के अंतर्गत अपन देखें तो कोशिका दो प्रकार की होती है। हमने बात की थी केंद्रक की संरचना के आधार पर कोशिका को दो भागों में विभाजित करते हैं। एक होती है अपनी प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिका। तो सबसे पहले अपन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर देख लेते हैं। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। तो मैंने आपको बताया था प्रोकैरियोटिक प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और यू का मतलब होता है एडवांस। यू का मतलब क्या है? एडवांस। एडवांस को हिंदी में कहते हैं विकसित और प्रो को कहते हैं प्रिमिटिव। प्रिमिटिव को हिंदी में कहते हैं आदिम या पुरानी या अविकसित। तो सबसे पहले प्रो का मतलब प्रिमिटिव, यानी यहां पहले अंतर की बात करें तो इसमें क्या होगा? आदिम प्रकार का केंद्रक। और इधर क्या कह देंगे? इधर कह देंगे नूतन प्रकार का केंद्रक। ठीक है। दूसरे अंतर की बात करें तो हमने कहा आदिम प्रकार का और नूतन प्रकार का। तो आदिम कहते किसे हैं? इसका मतलब यहां देखिए पहले कि केंद्रक के चारों तरफ क्या होता है? केंद्रक झिल्ली उपस्थित। केंद्रक के चारों तरफ क्या है? केंद्रक झिल्ली या एक अतिरिक्त संरचना पाई जाती है। यहां केंद्रक झिल्ली का क्या होता है? अभाव होता है। तीसरा, यहां क्या होता है? केंद्रक झिल्ली के पाए जाने के कारण केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य सेपरेट होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग रहते हैं केंद्रक झिल्ली की उपस्थिति के कारण। यहां पे इस प्रकार का कोई विभेदन जो है वो नहीं पाया जाता है। उसके बाद में अपन देखें तो यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत क्या होता है? केंद्रक में एक केंद्रक के समान संरचना और पाई जाती है जिसको कहते हैं केंद्रिका। केंद्रक में केंद्रक के समान एक संरचना और पाई जाती है जिसको अपन क्या कहते हैं? केंद्रिका। तो यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है? केंद्रिका उपस्थित होती है और प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका अनुपस्थित होती है। इसके पश्चात अगर अपन बात करें चल संरचनाओं की, तो चल संरचनाओं की बात करें जो कि पैरामीशियम के अंतर्गत आप लोगों ने देखा होगा पक्षमाभिका होती है, क्लेमाइडोमोनास में देखा होगा फ्लैजेला होती है, या यूं कहते हैं कसाभिका। तो कसाभिकाएं या चल संरचनाएं पीली वगैरह इसमें उपस्थित होती है। और यहाँ क्या है? ये छोटे जीवों में जो सूक्ष्म जीव होते हैं उन सूक्ष्म जीवों में तो ये क्या है? उपस्थित है और बाकियों में ये अनुपस्थित है। उसके बाद में बात करें अगर हम कोशिकांगों की, तो कोशिकांग मैंने आपको बताया था कि कोशिका के अंदर जो अपन ने कल बात की थी, एक होता है केंद्रक के अलावा कोशिका द्रव्य के अलावा कोशिका अर्ध तरल भाग होता है। उस कोशिका द्रव्य में विभिन्न प्रकार के कोशिकांग जो है वो डूबे हुए रहते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जिकाएं है, क्लोरोप्लास्ट है, लाइसोसोम है, पेरोक्सीसोम है। तो ये सारे कोशिकांग क्या है? यानी यहां हम कह सकते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होते हैं? झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित होते हैं। झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित होते हैं और यहाँ क्या होता है? इन झिल्ली युक्त कोशिकांगों का अभाव होता है। उसके बाद में अपन बात करें राइबोसोम की। इसी अध्याय में अपने को एक एक कोशिकांग के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ना है। तो राइबोसोम्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S प्रकार के। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उस प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S एवं 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। 70S तो पाए जाते हैं कोशिकांगों में,
यानी जो कोशिका अंगक है यूकेरियोटिक कोशिकाओं के, उन कोशिका अंगकों में भी राइबोसोम पाए जाते हैं और कोशिका द्रव्य और अंतःपर्दवी जालिका के ऊपर 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। उसके बाद में अपन बात करें, जो अपन ने बात की थी कि जो कोशिका है, कोशिका के अंतर्गत जो पादप कोशिका होती है, उस पादप कोशिका के अंतर्गत कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। तो यहाँ यूकेरियोटिक कोशिका को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। इसके बाद में अपन उस दोनों में अंतर देखेंगे। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका भित्ति जो होती है, प्रोकैरियोटिक जीवों के अंतर्गत या प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो कोशिका भित्ति होती है, उस कोशिका भित्ति में क्या होता है, म्यूरामिक अम्ल, ये अपने को याद रखना है, म्यूरामिक अम्ल उपस्थित होता है। और यहाँ जंतुओं में तो क्या होता है, कोशिका भित्ति का अभाव होता है और पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। लेकिन पादपों में भी जो कोशिका भित्ति पाई जाती है वो अलग अलग पादपों में अलग अलग प्रकार की कोशिका भित्ति होती है और उसमें भी म्यूरामिक अम्ल जो है वो नहीं पाया जाता। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में, यूकेरियोटिक कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में म्यूरामिक अम्ल नहीं पाया जाता। साधारणतः ये सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है, कवकों में काइटिन की बनी होती है, या अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार की कोशिका भित्ति का संगठन पाया जाता है। अगर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरणों की बात करें तो जो जीवाणु कोशिका है वो सारी की सारी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है। अब अपनी बात आ गई कोशिका भित्ति की, तो सबसे पहले जो यूकेरियोटिक कोशिका है, उस यूकेरियोटिक कोशिका को अपन दो भागों में विभाजित करते हैं। बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत एक तो हो गया अपना पादप कोशिका और दूसरा हो गया जंतु कोशिका। तो अब हम पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर देख लेते हैं, तो हमें वो दोनों कुछ समझ में आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो होगी अपनी कोशिका भित्ति की, पादप कोशिका और इधर मैं लिख देता हूं जंतु कोशिका। तो पादप कोशिकाओं में मैंने आपको बता दिया क्या होता है, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, जो कि जंतु कोशिका की आउटर मेम्ब्रेन होती है, सबसे बाहरी झिल्ली है, उसके चारों तरफ जब कोशिका भित्ति उपस्थित होती है तो ये किस में होगी, पादप कोशिकाओं में। तो कोशिका भित्ति यहाँ क्या है, उपस्थित है, और यहाँ कोशिका भित्ति का जंतु कोशिकाओं में क्या होता है, अभाव होता है। इसके बाद में आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी के ऊपर जो ऊर्जा का स्रोत है वो सबसे ज्यादा ग्रीन पादप है, और ग्रीन पादप का मतलब हरित लवक इनमें क्या होता है, उपस्थित होता है। तो हम कह सकते हैं हरित लवक उपस्थित, और यहाँ क्या कह देंगे, हरित लवक अनुपस्थित। अब देखिए वायरस की अपन ने थोड़ी सी बात की थी जब बायोलॉजी पढ़ना स्टार्ट किया था। वायरस क्या है, देखिए विज्ञान वर्ग आपने जो लिया है, विज्ञान वर्ग को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, एक सजीव जगत और निर्जीव जगत। तो मैं उस समय मैंने आपको बताया था कि निर्जीव जगत के अंतर्गत अपन केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ते हैं और सजीव में बायोलॉजी पढ़ते हैं। ठीक है, जीव विज्ञान। तो सजीव और निर्जीव के बीच में योजक कड़ी कौन है, सजीव और निर्जीव के बीच में योजक कड़ी विषाणु है या वायरस। क्योंकि वायरस स्वतंत्र अवस्था में जब रहता है, अकेला रहता है, इंडिविजुअल रहता है, व्यक्तिगत, तब वो निर्जीव की भांति व्यवहार करता है, और जैसे ही वो किसी सजीव शरीर के अंदर प्रविष्ट हो जाता है तब वो सजीवता के लक्षण प्राप्त कर लेता है। तो योजक कड़ी हम उसको कहते हैं जिन दो के मध्य अपने को योजक कड़ी पूछी जाती है, उन दोनों जगतों के या दोनों संघों के या दोनों वर्गों के जिन दो के बीच में पूछा जाए, उनके दोनों के लक्षण उसमें उपस्थित होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, योजक कड़ी। तो विषाणु स्वतंत्र अवस्था में निर्जीव है और सजीव कोशिका में या सजीव शरीर में प्रवेश करने के पश्चात वो क्या है, सजीवता के लक्षण प्रदर्शित करने लगता है। इसी प्रकार पादप और जंतु के मध्य योजक कड़ी आती है युगलिना। युगलिना एक इस प्रकार का जंतु है जिसमें हरित लवक पाया जाता है, और हरित लवक पाए जाने के कारण वो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ हरित लवक उपस्थित है और जंतु कोशिका में हरित लवक अनुपस्थित है। अब हरित लवक उपस्थित होने के कारण इनमें क्या होगा कि ये
पोषी होंगे, यानी अपना भोजन स्वयं बना लेंगे। जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है उन्हें स्वपोषी कहते हैं। और यहाँ पादप कोशिका की बात करें तो ये भोजन की आवश्यकता के अनुसार परपोषी प्रकार के होते हैं। हालांकि कुछ पादप भी, जैसे आप लोगों ने अमरबेल वगैरह का नाम सुना है, तो वो दूसरे जीवों से कुछ भोजन प्राप्त करती है। और कुछ पादप इस प्रकार के भी हैं जो कवक वगैरह की अगर बात करें तो वो मृतोपजीवी भी है। लेकिन ओवरऑल अगर दृष्टिकोण से देखा जाए, समग्र अवलोकन किया जाए, तो पादप कोशिकाओं में क्या होता है, हरित लवक उपस्थित होता है। और हरित लवक उपस्थित होने के कारण वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्वपोषी। और जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते उन्हें क्या कहते हैं, परपोषी। इसके बाद में अगला अपना पाठ है वो है कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन को हम दो भागों में विभक्त करते हैं, केंद्रक विभाजन और कोशिका द्रव्य का विभाजन। तो कोशिका द्रव्य का जो विभाजन होता है वो दो प्रकार का होता है। कोशिका द्रव्य विभाजन, एक होता है कोशिका प्लेट निर्माण विधि द्वारा और दूसरा होता है कोशिका खांच विधि के द्वारा। तो यहां अपनी बात कर सकते हैं पादप कोशिका के अंतर्गत कि कोशिका द्रव्य का विभाजन, कोशिका द्रव्य का विभाजन कोशिका प्लेट निर्माण द्वारा। और यहां क्या होगा, कोशिका द्रव्य का विभाजन जो है वो कोशिका खांच विधि से होता है। ठीक है, सेल फर्रो मेथड। इसके अलावा एक कोशिकांग है, कोशिकांग कौन सा है, सेंट्रियोल। वो सेंट्रियोल जो है, या हिंदी में कहते हैं तारक काय, वो सेंट्रियोल पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये देखा जाए तो मोटे तौर पे अपन ने पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पढ़ लिया। अब अगर अपन कोशिका की बात करें तो कोशिकाएं जो है वो संरचना और आकार के दृष्टिकोण से बहुत अधिक विविधता प्रदर्शित करती है। यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक दोनों प्रकार की जो कोशिकाएं हैं वो आकार के दृष्टिकोण से बहुत अधिक विविधता प्रदर्शित करती है। अब अगर सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो माइकोप्लाज्मा लेडविलाई, आपको नाम याद रखना है क्या, माइकोप्लाज्मा लेडविलाई, ये सबसे छोटी कोशिका का उदाहरण है। और अगर सबसे बड़ी कोशिका के उदाहरण की बात करें तो जो शतुरमुर्ग का अंडा है, वो शतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़े आकार की कोशिका का उदाहरण है। इसके अलावा अगर मनुष्य के अंतर्गत बात करें तो मनुष्य के अंदर सबसे बड़े आकार की जो कोशिका होती है, जो सबसे लंबे आकार की कोशिका, तो उसको अपन कहते हैं तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका जो है सबसे लंबी कोशिका होती है। और अगर आकार के आधार की बात करें तो जो आरबीसी होती है वो आरबीसी गोलाकार होती है सामान्य, और जो डब्ल्यूबीसी होती है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी क्या है, ये रक्त कोशिकाओं के भाग है। तो जो आरबीसी होती है उसकी संरचना जो है वो गोलाकार होती है, और जो डब्ल्यूबीसी कोशिका होती है उसकी आकृति जो है वो अमीबाकृत होती है, यानी अपनी कोशिकाओं को वो परिवर्तित कर सकती है। और इसी प्रकार स्तंभाकार, बेलनाकार, ठीक है, मध्याकार, त्रिकोणाकार, चौकोरोकार, विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं अलग अलग जंतुओं में पाई जाती है। और इनके आकार की भी अगर बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वो 1 से 10 म्यू आकार की होती है, और जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है वो 10 से 100 म्यू तक इनका आकार हो सकता है। अगर लाल रक्त कणिकाओं की बात करें तो 7 म्यू एम माइक्रोमीटर यूं भी कह सकते हैं इनका आकार होता है। सामान्यतः कोशिकाएं बिंबाकार, बहुभुजी, स्तंभी, घनाभ, धागे की तरह आकृति की अनेक प्रकार की कोशिकाएं इनकी आकृति हो सकती है। तो ये एक थोड़ा सा अपना कोशिका का समग्रात्मक अवलोकन था। आगे अब अपन जानते हैं कि कोशिका जो होती है उसमें विभिन्न प्रकार के कोशिकांग उपस्थित होते हैं। ठीक है, और उन कोशिकांगों को हमने 2 भागों में विभाजित किया था, 3 भागों में, दोहरी झिल्ली वाले, इकहरी झिल्ली वाले और झिल्ली रहित कोशिकांग। तो हम कोशिका भित्ति से स्टार्ट करते हुए समस्त कोशिकांगों का अध्ययन 1 बाय 1 अपने अगले वीडियो के अंतर्गत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।